फ्रेंड्स, आगे आज हम लोग क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर का, उसका हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर चुके थे और अब हम लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करना है। देखिए, इसके अगले वाले जो जिसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ये सब देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना था, जो कि हम लोग को 23 तक बचा किए हुए थे। 23 से हम लोग को आज तक करना था, ठीक है, 23 से। तो आज हम लोग 23 को देखना है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड्स, डिफाइन define covalent solids or network solids, what are its characteristics। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को बताना है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए, कोवेलेंट सॉलिड्स आंसर्स में क्या दिया हुआ है, कोवेलेंट सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स है, जैसे ये कोवेलेंट सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मतलब कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है, ऐसा सॉलिड्स होता है द सॉलिड्स हुज, जो जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, ठीक है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, ठीक है, इसमें। लेकिन इसमें कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं हो सकते, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स आर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय। जो क्या हो सकता है, सेम, तो सेम भी हो सकता है, जैसे I2, ये सब, ठीक है। तो ये सब सेम भी हो सकता है, जो एटम्स है वो कनेक्टेड हो, सेम भी हो सकता है, या फिर जो उसका एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल उसका एलिमेंट है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो कनेक्ट होगा, कनेक्टेड होगा, लेकिन किससे होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कोवेलेंट सॉलिड्स किसको बोलेंगे, जिसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, या फिर एटम्स होंगे, या फिर एटम्स होंगे, जो भी है, वो किस चीज से कनेक्टेड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हो या फिर एटम्स हो, जब भी हम लोग का कोई भी सॉलिड्स हो अगर निर्माण होता है, तो उसके बीच में कैसे होता है, उसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के बाद ही वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बनता है, मतलब आपस में इक्वली शेयरिंग होगा, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को बताना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसका जो ये क्या होता है, सॉलिड्स कठोर होता है, ये होता है बहुत ज्यादा ही कठोर होता है, और ब्रिटल जैसे भंगुर, मतलब इसको अगर हम लोग इसको अगर इसमें कुछ भी चीज से आवाज दे, जैसे अगर हम लोग इससे किसी चीज से मारते हैं, तो उससे क्या होता है, आवाज निकलने लगता है, उसको हम बोलते हैं भंगुर, ठीक है। दिस आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये क्या होता है, आघात वर्धनीय एंड तन्य होते हैं। अगर इसको अगर हम लोग अगर लोहे को अगर गर्म करके अगर करने, तो ये क्या हो सकता है, तन्य होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तन्य, खींचा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग लोहे से क्या बनाते हैं, छड़ बनाते हैं, ठीक ना, तो वो तन्य नहीं होता, तो कैसे बनाते, लेकिन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है, इसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी हार्ड, क्या होता है, वेरी हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। पहले ही मैं सॉलिड्स के बारे में पूरे अच्छे से उसको क्या करवा चुकी हूँ, सॉलिड्स के बारे में पूरे अच्छे से मैं क्या करवा चुकी हूँ, इसका पूरा डिटेल्स में समझा चुकी इसके अगले वाले लेक्चर में सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम पहले बता चुके हैं कि जो सॉलिड्स होता है, मेरा सॉलिड्स क्या होता है,
सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग करने पॉइंट मेरा इसका हाई होने का कारण यही है कि उनका ना ये मूविंग करने का जो ये मूव कर सकते हैं। ये हम लोग का ये क्वेश्चन भी है कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से यहाँ पे ये पता चलता है कि देखिए, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठोस से जब दर बरसा में या फिर सॉलिड से जितना टेम्परेचर, सॉलिड से लिक्विड होने में जितना टेम्परेचर लगता है, ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। या फिर बोल सकते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड्स क्या होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब द्रव की अवस्था में आना या फिर लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत पास पास होते हैं, तो इनको जब क्या बोल सकते हैं, तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हाई एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। हाई ऊर्जा देंगे तभी तो ये होगा, या फिर हाई इसमें अगर जो भी टेम्परेचर लगाएंगे तभी तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो क्या होगा, मेल्ट होगा। पुअर कंडक्टर, कोई भी सॉलिड्स क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, वो विद्युत का जो इलेक्ट्रिक का है उसमें इलेक्ट्रिक क्या होगा, पास नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक पास होगा बट बहुत कम, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स क्या हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बाइड। तो अगला ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला हम लोग को समझना है नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। नेटवर्क सॉलिड्स क्या होता है, देखिए नेटवर्क सॉलिड्स क्या होता है, देखिए नेटवर्क सॉल्यूशन, सॉरी, नेटवर्क सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड्स दोनों एक ही होते हैं, इसी के बारे में हम लोग को जानना था। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, गिव्स एग्जांपल्स। अब हम लोग को जानना है राइट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट विद एग्जांपल। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को बहुत अच्छे से समझाई हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से समझाने का। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में मैं बताई थी कि जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, डिफेक्ट क्यों होता है, डिफेक्ट उत्पन्न होता है क्यों है, तो डिफेक्ट क्यों होता है, जब कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी क्रिस्टल्स में, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डेविएशन होने के कारण क्या होते हैं, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें एक फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो ये देखिए फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट में बोल रहा है दिस डिफेक्ट इज सॉन इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में यह डिफेक्ट किसमें देखा जाता है, आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। तो हम आपको बताए हुए थे कि जो मेरा सॉलिड्स होता है, ठीक है, तो डिफेक्ट उत्पन्न ही क्यों होता है, और स्कॉट के डिफेक्ट, हम लोग स्कॉट के और फ्रैंकल डिफेक्ट ये किसका टाइप्स है, अस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट। और अस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट्स में होता क्या है कि उसमें जो उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस का रेशियो इक्वल रहेगा, इसका यही मतलब है कि स्कॉट के डिफेक्ट में होता है कि जो नंबर ऑफ कैटायंस, जैसे ये हमें बताते हैं यहाँ से, जैसे नंबर ऑफ कैटायन होता है, 1 मिनट जैसे यहाँ पे ए प्लस में लिख देती हूँ, ये बी माइनस हो गया, ये ए प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, जो नंबर्स ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने इंटरस्टिशियल साइड से लीव कर जाते हैं, सॉरी, अपने रिलेटिव साइड से लीव कर जाते हैं। लेटिसाइड्स होता का क्या है, जब हम लोग जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स जहाँ पे रहते हैं उसी को हम लोग लेटिसाइड कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स तो रहते होंगे, और पार्टिकल्स जब रहते हैं तो जिस जगह पे वो रहते हैं उसी को हम लोग लेटिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे पार्टिकल्स रहते हैं, तो एक पॉइंट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं लेटिसाइड को, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अपने लेटिसाइड से क्या कर जाते हैं, लीव कर जाते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। खाली हो जाने का मतलब है ये अपने लेटी साइड को छोड़ करके चले जाते हैं।
लेटिस साइड को छोड़ करके। देखिए हम लोग इसके, हाँ यहीं पे थे, देखिए देखिए हाँ यहीं पे थे, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने लेटिस साइड से क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, मूव करके या फिर उसको लीव कर जाते हैं। तो लीव हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये खाली हो जाता है, ठीक है, खाली हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या हो जाते हैं, अपने लेटिस साइड्स को छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी माइनस हो गया और यहाँ पे ए प्लस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हट जाएगा और ये मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस सॉरी ए प्लस, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, तो एक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। लीव कर जाने के बाद ये लीव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक एनायन ये भी, ठीक है, अगर ये भी लीव कर जाए तो इससे क्या होता है, इसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स, मैं बोली क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होते हैं, अपने लेटिस साइड्स को क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड। मैं यही बताई कि जो कैटायन होते हैं, ठीक है, जो कैटायन होता है यूजुअली हमेशा मतलब सामान्यतः क्या बोल सकते हैं कि जो कैटायंस होता है वो अपने लेटिस साइड्स को से क्या कर जाता है, लिव कर जाता है, कैटायन लिव कर जाता है, ठीक है, डिसलोकेटेड हो जाता है मतलब हट जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड्स, अपने ओरिजिनल साइड, जो ये उसका जो लेटेस्ट साइड होता है उसी को ओरिजिनल साइड बोलते हैं, ठीक है, टू एन इंटरस्टिशियल साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्रैंकल डिफेक्ट का है, मैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में बता रही हूँ। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स इट आल्सो वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं ये स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में बता रही थी। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, देखिए स्कॉटकी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट ACHO, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस क्या होते हैं, जब डिफेक्ट इज फाउंड इन एनिक सॉलिड्स, दोनों जो डिफेक्ट्स होता है वो एनिक सॉलिड्स में ही दिखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्यों बताया, अभी मैं बता रही थी। वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो with the number of missing cations and anions are equal। यहाँ पे भी बताइए कि जो नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ cations and anions क्या कर जाते हैं, अपने लेटेस्ट साइड से क्या कर जाते हैं, लिव कर जाते हैं या फिर हट जाते हैं, ठीक है। therefore maintain its electrical neutrality। मैं बताई थी जो हम लोग का डिफेक्ट होता है एस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट होता है, तो एस्टियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट में ये होता है कि जो नंबर्स ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ कैटायन होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो मेरा जो फ्रैंकल डिफेक्ट हो या फिर स्कॉटकी, तो रेशियो एनायन सॉरी रेशियो दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा, मतलब रेशियो कम नहीं होगा, ठीक है, रेशियो आर सेम। therefore maintain in electrical neutrality। तो जैसे अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस अगर बाहर हो जाएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ एनायन भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे उनका न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहता है, ठीक है, मेंटेन किया रहता है स्कॉटकी डिफेक्ट में। स्कॉटकी डिफेक्ट रिजल्ट डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। ये क्या स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, इसका परिणाम होता है, जो डेंसिटी होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका डेंसिटी डिक्रीज होने का कारण क्या है, जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस रिमूव हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl, KCl, CHCl एंड AgBr, ये सब, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन एनिक सॉलिड्स में बताइए भी इसके पहले, दोनों ही जो डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों आयनिक सॉलिड्स में होते हैं, ठीक है। द स्मॉलर आयन
यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड, मतलब इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए ये है, अगर इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हो जाएगा तो जो भी है, तो इसमें एक केटायन अगर रहेगा, ठीक है, मोस्टली इसमें क्या बोल सकते हैं, यूजुअली सामान्यतः क्या होता है, जो केटायन होते हैं वो अपने जो मेन साइट होता है, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल साइट होता है उससे डिसलोकेट होकर के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इससे क्या होता है, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है। इसका क्यों, कारण क्या है कि वो क्रिस्टल में ही है। बस यही होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, जो उसका कैटायंस होता है वो यूजुअली कैटायंस ही होते हैं, ठीक है। तो यो जो होता है वो क्या होता है, अपने लेटिस साइड को छोड़ करके अपने इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये क्या हो गया, स्कॉट की डिफेक्ट। तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए इसके अगले वाले क्वेश्चन हम लोग को क्या, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, ये क्वेश्चन नंबर 25, एज लेंथ दिया हुआ है। देखिए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर विथ बीसीसी अरेंजमेंट, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एज लेंथ हम लोग को दिया हुआ है, देखिए एटॉमिक रेडियस हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए जैसे इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बीसीसी के लिए क्या होता है, जैसे देखिए बीसीसी के लिए क्या होता है, फिर सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, एफसीसी के लिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बीसीसी अरेंजमेंट के लिए, तो इसमें बीसीसी अरेंजमेंट में जैसे एफसीसी में हो जाता है, बीसीसी अरेंजमेंट में देखिए 4r इक्वल टू, सॉरी 4r इक्वल टू क्या हो जाता है, √3a, ठीक है, √3a हो जाता है, ठीक है। उसी तरह फिर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को ये हम लोग को जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है, कुछ नहीं, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर यहाँ रखेंगे, आर रखेंगे तो यहाँ √3a हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 4, ये हो गया फॉर्मूला। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है, ए दिया हुआ है। अगर हम लोग का अगर कोई भी जो क्यूबिक होगा, ठीक है, क्यूबिक होगा तो हम लोग को उसके लिए क्या का चाहिए, क्यूब है तो उसके लिए हम लोग को अगर उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो बीसीसी में अरेंजमेंट कैसा होगा, देखिए ऐसे होगा, देखिए इसका अरेंजमेंट क्या होगा, डायगोनल में, तो ये होगा ना इसका अरेंजमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 रेडियस निकलेगा, यहाँ से 2 रेडियस, इस तरह करके, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करना है, 4r इक्वल टू √3a आता है। तो इसमें हम लोग को इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए अगर हम लोग को ए दिया हुआ है, ए दिया रहेगा तो आराम से हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग को इसका ए दिया हुआ भी है, मतलब साइड दिया हुआ है 287 पिकोमीटर विथ बीसीसी अरेंजमेंट। तो इसका जो रेडियस निकालिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला में अगर हम लोग बैठा देते हैं, पुट करते हैं, तो √3 हो गया। ए का मान अगर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 287 पिकोमीटर, यहाँ पे भी कर दिए। उसके बाद जब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, जब इसको करते हैं तो देखिए इसका क्या होता है,
जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो इस सॉल्व करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 124.27, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बस यही निकालना है, तो हम लोग को रेडियस ही निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस, तो आंसर आ जाएगा। इससे बस एक फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा आसानी से बना सकते हैं। बस क्योंकि इसमें होता है आपको एक दिया बस एक कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, या तो रेडियस पूछेगा क्वेश्चन में, या फिर क्या पूछेगा, रेडियस पूछेगा, या फिर आपको साइड्स पूछेगा, दोनों में से एक चीज ही पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम, the unit cell of aluminium is cube with an edge length of 405 picometer. The density of aluminium is 2.70 gram per centimeter cube. What is the structure of unit cell of aluminium? तो हम लोग को इसमें पूछा है डेंसिटी निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए हम लोग को बहुत कुछ जानना होता है। उसका डेंसिटी देखिए, डेंसिटी दिया हुआ है, हम लोग को स्ट्रक्चर जानना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए पहले जानना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसमें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो बीसीसी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, जैसे एफसीसी में 4 होते हैं अधिकतर, ठीक है, तो 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला, इसके जो स्टार्टिंग का लेक्चर है, सबसे पहले एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन, उसको हम लोग डिटेल में उसको प्रूव भी किए हैं कि मेरा कैसे आया है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसमें देखिए हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, देखिए ए क्या दिया हुआ है, 405 पिकोमीटर, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये मेरा ये आएगा आंसर, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम बाई मे क्यू इंटू एन है, जहाँ की एम क्या होता है, एम क्या हो गया, देखिए यहाँ एम मोलर मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम। उसके बाद यहाँ पे जेड, जेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा एलिमेंट्स का। या फिर ए क्यूब क्या है, ए क्यूब मेरा जो साइड्स है क्यूब का, और एन ए मेरा क्या हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू मेरा क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब हम लोग मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 ग्राम आएगा। हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। जेड का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग ये बता सकते हैं, आसानी से ये बता सकते हैं कि वो मेरा एफसीसी है या फिर बीसीसी है या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो देखिए मेरा जेड का वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको देखिएगा तो इसका आंसर्स मेरा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। जब आंसर्स 4 आ जाएगा तो इसे जेड का वैल्यू जब 4 होता है तो वो कौन सा होता है, तो जेड का वैल्यू 4 हो जाने पर वो कौन सा क्यूबिक होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, तो एफसीसी होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एफसीसी में 4। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा है, देखिए वो राइट शॉर्ट नॉस्ट एंड पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए पैरामैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, एक किसी भी प्रॉपर्टी होता है कोई भी निश्चित मटेरियल्स का, ठीक है, दैट वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या होता है बहुत ही कम अट्रैक्टेड होता है, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। द सबस्टांस आर मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, जो सबस्टांस होता है वो मैग्नेटाइज्ड होता है, मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो भी सबस्टांस होगा वो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। the substance are magnetized in in a magnetic field in same direction, ठीक है। कोई मैग्नेटिक जो भी पैरामैग्नेटिज्म सबस्टांस होता है, पैरामैग्नेटिज्म अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो सबस्टांस क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, सारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा इन मैग्नेटिक फील्ड
पैरामैग्नेटिक, देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस लॉस देयर मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, इन एब्सेंस और इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर अगर एब्सेंस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं, लॉस कर जाते हैं, ठीक है, लॉस कर देते हैं, पैरामैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं, लॉस कर जाते हैं। इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका पैरामैग्नेटिज्म को लॉस करने का क्या कारण है, इसका कारण है कि उसमें जो एलिमेंट्स होता है या फिर सबस्टांस होता है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो भी होता है वो क्या कर जाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिज्म को sorry, the lose their magnetism in the present absence of magnetic field. Paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electrons. जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, किसके द्वारा होता है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसमें जब भी वन और वन से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो समझ आइए उसमें ऐसा समझना, उसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा ही होगा। जैसे क्या हो गया, देखिए ये O2, इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, फिर इसमें CO2 प्लस, इसमें भी, ठीक है। तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर जब भी हमारा कोई भी अगर मटेरियल्स दिया रहे और उसमें क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो समझ जाइए कि वह क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। और ये क्या हो गया, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को डायमैग्नेटिज्म जानना है। देखिए डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या होता है, वीकली रिपेल्ड होता है। वो जो मेरा पैरामैग्नेटिज्म था वो वीकली अट्रैक्टेड होता था, लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, वीकली क्या होता है, रिपेल्ड होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, एक ऊपर जाएगा एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। डायमैग्नेटिज्म इज नाउन बाय दोज सबस्टेंस व्हिच हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब डायमैग्नेटिज्म कब दिखेगा, जब सबस्टेंस का ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड में होंगे, तभी हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिज्म होगा या फिर उसमें शो होगा। तो जैसे हो गया H2O हो गया, NaCl हो गया, CCH ऐसे भी, ठीक है, बेंजीन जैसे। फिर अगला हम लोग का क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, देखिए फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। जो भी हम लोग को पढ़ रहे हैं ये फेरोमैग्नेटिज्म या फिर डायमैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिज्म, तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी सबस्टेंस का। इस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जब हम लोग पैरामैग्नेटिज्म पढ़े तो वीकली अट्रैक्टेड, डायमैग्नेटिज्म पढ़े तो वीकली रिपेल्ड, है ना। और जब हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो स्ट्रांगली क्या है, अट्रैक्टेड है। तो बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा। इस परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ये याद रखिएगा कि जो मेरा फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, विच शो मैग्नेटिज्म इवन इज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिज्म तब भी शो करेगा जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, Fe, कोबाल्ट, निकेल, ETC, ठीक है। मेरा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सब क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया। उसके अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, अगला लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC में, ठीक है, स्ट्रक्चर। द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 1.4 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। एज लेंथ मतलब ए दिया हुआ है, एंड डेंसिटी इज 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एटम दिस एलिमेंट। एटॉमिक मास हम लोग को निकालना है। एटॉमिक मास मतलब मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकालने के लिए पहले मैं इसके स्टार्टिंग वाला मतलब इससे पहले वाले में हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े, फिर इसके जो हम लोग को MCQ टाइप है उसमें मैं प्रूव करके दिखाई हूँ
कि कैसे वो आता है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम से बनता है, उससे हम लोग फिर उसका वैल्यू को पुट करते हैं। उसके बाद मैं इसको दिखाई भी कि ये फॉर्मूला आता आता है तो आता कैसे है। इसलिए इसके पहले वाले लेक्चर या फिर जो सबसे स्टार्टिंग एमसीक्यू का जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। गिवन एज लेंथ हो गया, देखिए एज लेंथ हम लोग को क्या दिया हुआ, ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.45 इंटू 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। बीसीसी है तो बीसीसी है तो समझ चाहिए बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होंगे, जेड बराबर कितना हो जाता है, 2 होता है, ठीक है। जेड बराबर 2। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम लोग को फाइंड आउट करना है और रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग को जेड दिया हुआ है तो रेडियस तो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, सॉरी ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, हाँ ए दिया हुआ है तो आराम से रेडियस हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जब अभी देखिए ना, हम लोग पढ़े 4r इक्वल टू √3a, तो ए दिया हुआ है, देखिए 4r इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4r इक्वल टू √3a, पढ़े है ना, 4r इक्वल टू √3a। तो ये r हम लोग का ये दिया हुआ है √3 हो जाएगा, a हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इससे हम लोग को निकल जाएगा, रेडियस तो आराम से निकल जाएगा, बट डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, अब हम लोग को एम निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी इसका नीचे वाला भाग है तो उसको हम लोग इधर भेजेंगे या फिर एम को सिर्फ अलग करना है। तो एम को अलग करने के लिए ये जब हम लोग का डिवाइड में रहता है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो डी इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये जेड मल्टीप्लाई में है तो जब ये जेड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा ना, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए डेंसिटी मेरा दिया हुआ है 19.3, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ऊपर में दिया हुआ है, डेंसिटी मेरा दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा कि ए क्यूब, ए का मान हम लोग को दिया हुआ है, ए मतलब एज लेंथ, एज लेंथ दिया 1.45 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे -8 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्यूब करना है तो क्यूब कर दिए, एवोगाड्रो का मान हम लोग इसको पढ़ चुके हैं 6.022 इंटू इंटू कितना होता है 10⁻23 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 19.3 जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 3 का, तो ये 3 पॉइंट कितना आता है 04, और ये क्या हो जाएगा जब इसको करेंगे 3 8 जा 10⁻24 हो जाएगा, और ये जैसा का वैसा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मेरा कितना आ जा रहा है, एम का वैल्यू कितना आ जा रहा है 17.66 ग्राम, ठीक है। कितना कितना आ रहा है 66 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रेडियस, देखिए रेडियस अब हम लोग को निकालना है। तो रेडियस का भी फॉर्मूला मैं ऊपर बताइए, देखिए √3a/4, √3a/4 बताइए ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका वैल्यू देखिए एम निकल गया तो आ रहा है इजली से निकल गया एम, उसमें एम का कोई जरूरत ही नहीं है रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो √3a हो गया, √3a बाई में क्या हो गया 4। तब ये इसका जब देखिए √3 है, ए मेरा दिया हुआ है 1.45 इंटू 10⁻10 मीटर, उसके उसके बाद ये क्या हो गया 4, ठीक है। जब इसको हम लोग करेंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद फिर अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मेरा ये आ जाता है, मीटर से अगर पिकोमीटर में करना हो तो ये क्या हो जाता है, तो वो ये हो जाता है। सॉल्व करने के बाद मेरा रेडियस कितना आ जाता है, रेडियस 62.7 पिकोमीटर। आज का ये जितने ये चैप्टर यहाँ तक समाप्त होता है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसको देखिए आगे इसमें